हाय गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इतिहास का सबसे पहला चैप्टर जो है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है वो हम पार्ट वाइज में करेंगे। ठीक है, मतलब एक ही वीडियो में हम सारे टॉपिक्स कवर नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि अगर हम इतिहास को और इतिहास के हर चैप्टर को छोटे छोटे अध्याय में बांट करके पढ़े तो बहुत आसानी से हम उसे समझ सकते हैं और दिमाग में रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो गाइज देखो क्या होता है कि आपके पास एक होता है जहां पर राजा का शासन होता है और एक जहां पे लोगों का शासन होता है, जिसे हम लोकतांत्रिक कहते हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि गाइस कि जो यूरोप था वहां पे पहले क्या था कि राजा का शासन था, है ना। आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, लुईस 16 इन सब के बारे में। तो आपको पता है कि जहां पे भी राजा का शासन होता है उसका मतलब है कि वहां पे सेना की बात होती है, यानी सेना का शासन चलता है, यहाँ पे क्रूरता की जाती है। तो ऐसा ही एक्चुअली में पूरे यूरोप में क्या हुआ कि पूरा मतलब किसानों के ऊपर कर बढ़ाए जाने लगे, है ना। भू का जो मतलब जमीन का जो कर है वो लिया जाने लगा और आयात निर्यात टैक्स बढ़ाए जाने लगे। ठीक है, जो सेना है वो बहुत ही क्रूर हो गई, लोगों के ऊपर बहुत ही जबरन तरीके से मारपीट, मतलब बहुत ही बदसलूकी जैसा व्यवहार करने लगे। इससे क्या हुआ कि जो जनता है वो त्रस्त हो गई, है ना, वो परेशान हो गई इन सब चीजों से। तो फिर उन्होंने बगावत की। तो बगावत का जो सिलसिला है वो इसी चैप्टर से हम पढ़ेंगे कि कैसे वहां पे राष्ट्रवाद की स्थापना हुई। तो यहाँ पे एक शब्द आता है निरंकुशवादी। तो निरंकुशवादी यानी यहाँ पे एक ऐसे राजा की बात की जा रही है जो बहुत ही क्रूर है, जहां पे सैनिकों का शासन है, ठीक है, जो लोकतंत्र की भाषा नहीं समझता है, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेना की भाषा समझता है। तो वो है हमारा निरंकुशवादी। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा 1789 जब फ्रांस में क्रांति हुई। ठीक है, तो फ्रांस में एक्चुअली में आपने देखा कि किस प्रकार से किसानों के ऊपर कर बढ़ाए जाने लगे, है ना, भूदास्तु बढ़ाई जाने लगा। इसके अलावा जो आयात निर्यात शुल्क है या जागीरदारों का जो व्यवहार है वो सब बहुत ही क्रूर होता चला गया। तो उसके ऊपर क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, बगावत किया। बगावत के बाद क्या हुआ कि लोगों के हाथ में सत्ता आ गई। यहां से स्टार्ट होता है कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोगों के हाथ में सत्ता आई। सत्ता आने के बाद लोगों ने क्या किया कि राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव किए, यानी राजनीतिक और संवैधानिक यानी संविधान बनाए गए। संविधान में क्या क्या बदलाव हुए, ये मेन टॉपिक है गाइज हमारा, ठीक है, और यही हमें पढ़ना है और पेपर में भी आता है। तो देखो गाइज बदलाव क्या क्या हुए। तो पहला बदलाव है पितृभूमि नागरिक विचारधारा पर बल दिया गया। यानी जो पितृभूमि का मतलब आप समझ गए, पिता की भूमि की बात की जा रही है। नागरिक विचारधारा पर बात की गई। नागरिक जो मतलब किसी देश का नागरिक है उस विचारधारा पर बल दिया गया। फिर अगला है नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया। अगर आप देखो, अगर हम जैसा आप देखते हो कि अपना इंडिया का जो मतलब ट्राई कलर है ना, मतलब उस पे भी जब हमारा इंडिया फ्रीडम मतलब हमें फ्रीडम मिला था अंग्रेजों से, ठीक है, तो हम लोगों ने एक नया झंडा बनाया। तो उसी तरीके से जब कहीं पर फ्रीडम मिलता है तो हम लोग अपना एक स्लोगन बनाते हैं। तो स्लोगन का जिक्र यहाँ पे किया गया कि नई स्तुति रची गई, एक नया झंडा बनाया गया, ठीक है, ट्राई कलर में। फिर है स्टेट जनरल का इलेक्शन हुआ। स्टेट जनरल का इलेक्शन हुआ, स्टेट जनरल चुना गया और स्टेट जनरल का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली। क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली। क्योंकि ये क्या था, पहले का नाम था, तो लोगों ने कहा कि ये नाम हम नहीं रखेंगे, हम अपना नया नाम देंगे, जिसे नाम दिया गया नेशनल असेंबली। ठीक है, इसके लोग चुने गए। अब आगे इस पर बात करेंगे मतलब नेक्स्ट पार्ट में। फिर है नई स्तुतियां रची गई, ठीक है, क्योंकि अब झंडा बनाया गया तो स्तुतियां भी नहीं रची जाएगी, स्लोगन्स बनाए जाएंगे। फिर है समान कानून व्यवस्था लागू की गई, यानी लोग कानून के सामने सभी लोग बराबर हो गए। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है कानून के सामने, यानी जो न्याय करेगा वो निष्पक्ष न्याय करेगा। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब ये था कि कानून के सामने सभी लोग समान हो गए। फिर आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि लोग इससे त्रस्त हो चुके थे। आयात निर्यात, अब मुझे यहां से कहीं और सामान भेजना है या किसी और क्षेत्र से किसी और क्षेत्र सामान भेजना है तो उस पर हर क्षेत्र पे जाने पर शुल्क बढ़ाए जाने लग गया, इससे सामान महंगे होने लगे। तो इस आयात निर्यात शुल्क को समाप्त किया गया। फिर अगला है भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था, यानी भार, आप समझ गए, भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। मतलब क्या, पहले क्या होता था कि हर क्षेत्र में नापने का अलग प्रक्रिया होता था। मतलब अब कहीं पे वजन नापने का कोई और रूल है, कहीं पर कोई और रूल है। इससे क्या होता था कि जो व्यापारी है वो परेशान हो चुके थे, है ना, उनका जो रेट है वो फिक्स नहीं रह पाता था, सामान का मूल्य हर क्षेत्र में जाकर के बदल जाता था। तो जैसे ही सामान नापने की व्यवस्था और शुल्क व्यवस्था स्थापित कर दी गई
गई तो इससे क्या हुआ कि व्यापारियों को लाभ हुआ और लोगों की परेशानी भी कम हुई। तो ये कुछ बदलाव थे फ्रांसीसी क्रांति के बाद। अब क्या हुआ इसके बाद, देखिए क्या होता है इसके बाद। क्या होता है कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उनके मन में क्या हुआ कि जो यूरोप के बाकी बचे हुए राज्य जहां पे राजा का शासन है, ठीक है, उसे भी जहां पे राजा का शासन उसे खत्म किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि जब हमारा नेपोलियन का नियंत्रण क्षेत्र था, ठीक है, नेपोलियन भी एक क्रांतिकारी था, ठीक है, तो 1797 से हमारा जो ये देख रहे हैं आप, 1797 से जो हमारा नेपोलियन है वो युद्ध करना स्टार्ट करता है। तो जो नेपोलियन था, नेपोलियन के बारे में एक खास बात ये कि लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। वो सीखने का मोटो क्या है गाइस कि ये जो है ये बहुत ही बड़ा मैनिपुलेटर था। मैनिपुलेटर मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके पास बहुत ही छोटी सेना थी और ये उस छोटी सेना से युद्ध जीतता चला गया। कैसे जीता, ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। इसने क्या किया कि अपने आसपास के जो सैनिक थे उसे इकट्ठा किया इसने, ठीक है, भर्ती किया। भर्ती करने का मतलब यह था इसने कहा कि मैं पूरे यूरोप पे अपना शासन स्थापित करूंगा। उसका 1815 में यह हारा है वाटरलू में। तो देखिए क्या हुआ कि इसने जो सेना था, इसके पास बहुत छोटी सेना थी, उसने छोटी सेना के अंदर ऐसा आग भर दिया, ऐसा मोटिवेट किया कि उन लोगों ने ना ऐसा सोचा कि हम अपनी जान कुर्बान करते हैं। जब कोई इंसान अपनी जान कुर्बान की सोचता है तो वो सोचता है कि सामने वाले को बस मारना है। तो नेपोलियन की जो सेना है वो बहुत ही क्रूर होती चली गई और वो जीतता चला गया। तो इसी तरीके से उसने उसके जो नियंत्रण क्षेत्र थे, यानी फ्रांस की बात करें, फ्रांस में जो उसने कुछ रूल्स जो बनाए, वो रूल्स के बारे में अभी हमें पढ़ना है। तो क्या कहा उसने या क्या किया उसने ये किया कि दोबारा से उसने राजतंत्र को स्थापित कर दिया और प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। अब उसका शासन हो गया, वो राजा बन चुका है, तो उसने राजतंत्र स्थापित कर दिया और प्रजा का जो तंत्र है यानी हमारा जो शासन था उसे नष्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए 1804 में नेपोलियन एक नागरिक संहिता लेकर के आया जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपसे पूछा भी जा सकता है कि नागरिक संहिता यानी नेपोलियन संहिता कब आया, तो 1804 में आया। और इसका क्या मतलब था, इसका क्या मोटो था? इसका मेन मोटो ये था कि गाइस इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार जो थे उसे समाप्त कर दिया गया, है ना। यानी जो व्यक्ति किसी बड़े समृद्ध परिवार में जन्म लेता है तो उसको जन्म के आधार पर जो चीजें मिलने वाली थी उस अधिकार को उसने समाप्त कर दिया। इसके बाद कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट था कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। उसके बाद संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। आप जमीन वगैरह कुछ भी चीजें खरीदते हैं तो आपका जो संपत्ति है उस पर आपका अधिकार होना चाहिए, उस चीज को उसने सुरक्षित बनाया। इसके बाद उसने क्या किया कि किसानों को भूदास्तों और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त दिलाई, यानी भूमि का जो कर देना पड़ता था किसानों को उससे मुक्ति मिल गई। जागीरदारों के जो शुल्क देने पड़ते थे उससे नेपोलियन ने मुक्ति दिला दी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, किसानों को बहुत लाभ हुआ। इसके बाद और क्या किया, और बहुत अच्छा काम इसने ये किया कि यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा। जैसे ही यातायात और संचार व्यवस्था सुधरेगी व्यापार अच्छा होगा, लोग आसानी से आयात निर्यात कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे काम उसने किए जहां उसका शासन था, लेकिन कुछ बुरे काम भी किए। कुछ पॉजिटिव थे लेकिन कुछ बुरे काम किए, बेकार काम ये किए कि उसने कर बढ़ाए, ठीक है, कर बढ़ाए गए। इसके अलावा उसने क्या कहा कि यूरोप को जीतने के लिए उसने फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती कराई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसने सेना में भर्ती किए लोगों को। लेकिन इससे क्या हुआ, देखिए कि जब वो यूरोप को किसी चीज को जीतने की चाह बढ़ जाती है ना किसी राजा के अंदर, तो वो बहुत ही क्रूर होता चला जाता है। ऐसा ही नेपोलियन के साथ भी हुआ। उसने जबरन सेना में लोगों को भर्ती किया, फ्रेंच सेना में, कि हमें यूरोप को जीतना है, ठीक है। तो वो चाहता था कि मैं इस पूरे यूरोप पे अपना कब्जा करूं, ठीक है। तो उस सेना में भर्ती किया। अब सेना पर भर्ती किया तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ाने के लिए और उसका पैसा निकालने के लिए इसने क्या किया कि कर बढ़ा दिए। तो ये कुछ बेकार बातें जो नेपोलियन ने की। चाहता तो वो बहुत आसानी से बहुत अच्छा मेंटेन कर सकता था, एक बहुत ही अच्छा राजतंत्र स्थापित कर सकता था, चाइना की तरह नहीं, ठीक है ना। अभी आप देख ही रहे हो कितना बेकार हो चुका है, वहां पे भी राजतंत्र ही है, वहां लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र बहुत ही अच्छा होता है, हमें यह भी समझना है ना, और 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं। तो ये कुछ बातें थी नेपोलियन के बारे में, जब नेपोलियन का जो अधिकार क्षेत्र था वहां पर उसने किस तरह के बदलाव किए, ठीक है। यानी मेनली ये फ्रांस की बात कर रहा है, ठीक है ना, जहां पे उसका शासन था। अब 1797 से उसका युद्ध चालू होता है, ठीक है, और वो जीतता चला जाता है और उसका शासन चल रहा है। फिर 1814 से 1850 का टाइम आता है नेपोलियन का।
जब वो हारता है, ठीक है। और 1815 में आपका वाटरलू का जो युद्ध होता है, जहां पे फ्रांस एक तरफ होता है, ऑस्ट्रिया हंगरी एक तरफ होते हैं, ब्रिटेन एक तरफ होता है, ठीक है, और नेपोलियन एक तरफ होता है। यहाँ पे नेपोलियन बुरी तरह हारता है और फिर नेपोलियन को बंदी बना लिया जाता है। बाद में वो वहीं बंदी, मतलब जहां बंधक बनाया जाता है वहीं पे वो मर जाता है समय के साथ। तो 1814 से 1815 में क्या होता है, नेपोलियन का पतन होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा है 1821। तो आगे का जो हमारा टाइम है वो है 1821। यहां से क्या होता है कि अब जो हमारा पूरा यूरोप है, यूरोप के लोग त्रस्त आ चुके हैं, हर चीजों से बगावत कर रहे हैं, अब वो उन्हें बगावत करना है। तो 1821 से क्या है कि बगावत की जंग चालू होगी दोबारा से, यूरोप में, पूरे यूरोप में क्रांति फैलेगी। तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है कि किस किस स्टेट में किस किस तरह से क्रांति हुई, कौन कौन क्रांतिकारी थे, ठीक है। जैसे कि मैथ्सनी के बारे में पढ़ना है। तो इसके अलावा जो आपका अभी मिडल वर्ग का जो रोल है उनके बारे में पढ़ना है। तो इस पार्ट में इतना ही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग भी कॉपी में इन्हें उतारिएगा, नोट्स बनाइएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आपको फॉलो करना है मुझे, क्योंकि वहां पे क्या, तो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको, नए नए वीडियोस का कोई इन्फॉर्मेशन आया वो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि जो चैप्टर के प्लेलिस्ट है ना, वो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है गाइस, थैंक यू।